ओके चलिए, केमिस्ट्री की क्लास है। तो कल हमने मोलरता के क्वेश्चंस कर लिए थे, बोलो करे थे नहीं करे थे, है ना। तो कल हमने मोलरता के क्वेश्चन कर लिए थे और अब जो है अब हम करते हैं, लिखिए अगला टॉपिक है। अगली मोलरता के साथ साथ अपन ने मोललता भी बताई थी ना। मोललता मतलब विलेय की मात्रा अपॉन विलेय का प्रति विलायक का आयत, विलायक का द्रव्यमान प्रति किलोग्राम में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलते थे अपन? मोललता, है ना। मोललता पढ़े हो नहीं पढ़े हो? हाँ, एक बार देख लो मोललता। तो प्रति किलोग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या को। यस, अब पढ़ो भैया, अगला टॉपिक है नॉर्मलता। नॉर्मलता अगली सांद्रता इकाई है नॉर्मलता। नॉर्मलता ठीक दिख रहा है? चलिए, तो नॉर्मलता पढ़ने वाले हैं। नॉर्मलता क्या होता है, लिखिए। निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की मात्रा या संख्या को उस ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। ठीक है, इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। हाँ, इसकी इकाई ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर है। देखिए नॉर्मलता का फॉर्मूला बेटा बोर्ड पे पहले देखो, लिखने का समय खूब है, वीडियो बना हुआ है, आराम से देखो, मस्त लिख लेना, है ना। लिखने के चक्कर में ज़्यादा मत पढ़ो, देखो पहले समझ लो, रोक के लिख लेना। पहला, नॉर्मलता बराबर ग्राम तुल्यांक, विलेय के ग्राम तुल्यांक की मात्रा या संख्या। जैसे मोल निकालते थे, ऐसे क्या निकालोगे अब? ग्राम तुल्यांक की संख्या, और नीचे क्या? विलयन का आयतन। अब आप बोलोगे सर ग्राम तुल्यांक की संख्या कैसे निकालते थे? तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका क्या था? भार बटे अणु भार। भार बटे, तो अब नहीं है भार बटे अणु भार, अब है भार बटे तुल्यांकी भार। भार बटे, तो ई यहां पर कहलाता है तुल्यांकी भार। डब्लू तो भार है, डब्लू क्या है? विलेय का भार। डब्लू है विलेय का भार। ई क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार। और वी क्या है? आयतन। और वी क्या है? आयतन। ठीक है, ठीक है। चलिए देखिए, अब तो W अपॉन ई वी, W अपॉन ई इंटू वी इस फॉर्मूले से लगेगा। अब तुल्यांकी भार एक सूत्र जो है, एक सूत्र बनाइए, एक सेकेंड, चलिए लिखिए। अब ये क्या निकल रही है अपने पास? मोलरता, नॉर्मलता बराबर W यानी कि भार बटे तुल्यांकी भार गुणे कितना? V। अब आपके लिए ये कि सर तुल्यांकी भार हम कैसे निकालेंगे? E। तो बेटा देखिए तुल्यांकी भार E बराबर, E को क्या बोलते हैं अपन? तुल्यांकी भार। अब ये चीज़ जरूर लिखिए क्योंकि नोट्स में ये चीज़ मैंने लिखी नहीं उसमें, है ना, ये चीज़ जरूरी है।
तो W अपॉन तुल्यांकी भार का तरीका बेटा होता है अणु भार m, अणु भार कितना m अपॉन संयोजकता कारक, संयोजकता कारक समझ गए ना। इसमें इसको अल्प ले लो x, क्या ले लो आप इसको x, संयोजकता कारक गुणे v, m गुणे संयोजकता कारक गुणे कितना हो गया v, x लिख लो यहाँ पे, x संयोजकता कारक है, संयोजकता कारक, x लिख लो संयोजकता कारक। संयोजकता कारक को और क्या क्या बोल सकते हो, संयोजकता कारक को बोल सकते हो अम्लीयता, दूसरा क्षारीयता, अम्लीयता क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। ये थोड़ा सा नया है, संख्या में परिवर्तन, लो भैया लिख लो इसको, अम्लीयता क्षारीयता या ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। पूछो भाई कोई दिक्कत आ रही क्या? देखो अभी कैसे करेंगे इसको बता देता हूं मैं बेटा। इस ई का मतलब निकल रहा है, ई तुल्यांकी भार होता है ना, मगर मैंने तो यहाँ पूरा नॉर्मलता बता दिया बेटा, तो यहाँ पे n आएगा ना, तो n बराबर W अपॉन m, क्योंकि E जो है E की वैल्यू मैं सेपरेट लिख देता हूँ, E इक्वल टू होता है अणुभार बटे कितना x, लिख लो भैया। m का मतलब तो जानते हो ना, अणुभार बटे x, तो बेटा नॉर्मलता बराबर हो गया W मल्टीप्लाई बाई कितना और नीचे कितना m इंटू वी। आया समझ में कि नहीं आया? बोलो भाई क्लियर हुआ? m W अपॉन m इंटू वी इंटू कितना x, डब्ल्यू एक्स अपॉन एम वी। अब बेटा ये देखो ध्यान से, ये वाला पार्ट क्या होता है, भार बटे अणु भार गुणे आयतन, इसको बोलते हैं मोलरता। क्या बोलते हैं? मोलरता। तो n बराबर, मोलरता को अपन किससे शो करते हैं? कैपिटल M से, कैपिटल M से। अब एक प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आप ये कैपिटल M को सोचोगे ये अणुभार है, अब अणुभार को भी अपन ने कैपिटल M से कर रखा, बट गलती हो गई, अपन को अणुभार को किससे करना था? स्मॉल m से, है ना बेटा, तो ये गलती फिर नहीं होती। तो अब ये हो गया नॉर्मलिटी, नॉर्मलता बराबर ये हो गया मोलरता मल्टीप्लाई बाई कितना x, मतलब नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता कारक, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता कारक। ठीक है, चलो लिखते हैं, नॉर्मलता बराबर मोलरता, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे क्या? संयोजकता कारक। बोलो हाँ, ये हो गया नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे संयोजकता कारक। नोट कर लीजिए। ठीक, कोई दिक्कत है? मोलरता गुणे संयोजकता कारक, तो n इक्वल टू m इंटू एक्स, तो m बराबर क्या हो गया? n अपॉन एक्स, n बराबर m अपॉन एक्स। ठीक है, बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा, एक प्रश्न कर लेते हैं तो पूरा समझ में आ जाएगा। लिखो 98 ग्राम 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4 जो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। एक काम करो, 98 की जगह 49 कर लो, 49 ग्राम H2SO4 जो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित है कि नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 98 ग्राम H2SO4 जो कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित है। कितने लीटर बताया? 2 लीटर ना? 1 लीटर, चलो ठीक है, उसको कर लो 2 लीटर कर लो। 2 लीटर विलियन में उपस्थित है कि नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई साहब, थोड़ा टफ बना दिया 2 लीटर दे करके, 1 लीटर में सीधे 1 लिख देते, 2 में 2 लिखोगे तो हल्का सा टफ रहेगा, है ना। चलिए देखिए क्या होता है फॉर्मूला, नॉर्मलता बराबर भार, बोलो हाँ,
गुणे संयोजकता कारक x, हाँ या ना, और नीचे क्या अणु भार, हाँ या ना, और गुणे कितना आयतन v, यस और नो। हाँ भैया भार कितना दिया है 49, अणु भार कितना होता है H2SO4 का 98, अणु भार लिखाया पहले कितना होता है, नहीं तो जोड़ते रहो, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर 4 ऑक्सीजन, हाँ या ना, 98। आयतन कितना दिया है 2 लीटर। अब बोलोगे सर संयोजकता कारक कितना है। H2SO4 को जब घोलते हो तो क्या आयन बनता है, 2 हाइड्रोजन प्लस के निकलते हैं और SO4 का -2 बनता है, बोलो हाँ, हाँ या ना। तो एक मूलक की वैलेंसी कितनी बनी, बोलो +1 की +2, या 2 बनी की 1 बनी वैलेंसी, वैलेंसी कितनी बनी, संयोजकता कितनी बनी भाई साहब, 2 की संयोजकता है, साफ साफ चमक रही है यहाँ पे, हाँ या ना। कितने की संयोजकता है 2 की। HCl होता तो H+ और Cl-, मतलब 1 की संयोजकता। अभी फिलहाल कितने की है, नहीं आया समझ में, आ गया ना। और वैसे इसकी भी देखनी हो तो 1 हाइड्रोजन की 1 की है तो 2 हाइड्रोजन की कितनी की होगी, ऐसे निकाल लोगे ना बस। तो संयोजकता का ज्ञान होना चाहिए, कक्षा 11वीं का पार्ट है। तो चलिए यहाँ पर बोलो कितना रख दूँ मैं 2, हाँ या ना, क्लियर हुआ। 2 से 2 क्या हो गए, और 49 दूनी कितना हो गया 98, बोलो हाँ। 1/2 मतलब 0.5, या तो नॉर्मल लिख दो 0.5 नॉर्मल, या यूनिट मैंने जो आपको बताई थी है ना, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, है ना। इकाई क्या होगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। तो इसका आंसर होगा 0.5 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर। कहो क्लियर कि नॉट क्लियर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, हाँ भैया। तो याद रखिएगा नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे x, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे x। तो देखा जाए तो परिमाण के हिसाब से नॉर्मलता ज़्यादा होगी, क्योंकि मोलरता में x का गुणा हो रहा है, x का क्या हो रहा है गुणा, और संयोजकता हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, संयोजकता हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। तो नॉर्मलता हमेशा मोलरता से क्या होगी, ज़्यादा ही होगी। समझ में आया, हाँ। अगला लिखो, अगला लिखो, एक नॉर्मल नहीं, एक मोलर, एक मोलर एक मोलर Na2SO4 विलियन, विलियन, एक मोलर Na2SO4 विलियन की मोलरता दी है, कितनी दी है 1, और टफ करना है 0.1 कर लो। 0.1 मोलर Na2SO4 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। हाँ, 0.1 मोलर Na2SO4 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे देखो भैया, 0.1 मोलर Na2SO4 विलियन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखिए। बेटा नॉर्मलिटी कितनी दी है मैंने 0. गलत दी ही नहीं है, मोलरिटी दी है। कितनी दी है, मोलरिटी बराबर 0.1, हाँ या ना। अभी मैंने बताया कि नॉर्मलिटी जो होती है वो मोलरिटी में कितने का गुणा प्राप्त करने पर मिलती है, x का। तो ये है 0.1, हाँ या ना, इनटू अब निकालना है x, Na2SO4 घोलो, संयोजकता निकालो, 2 Na+, बोलो हाँ, और SO4 का कितना -2, हाँ या ना। एक सोडियम की वैलेंसी 1+, तो दो सोडियम की कितनी 2+, और इससे वैसे दिख रहा -2, यानी वैलेंसी कितनी हुई 2। तो आंसर 0.1 मल्टीप्लाई बाई कितना, आंसर 0.2 नॉर्मल, 0.2 नॉर्मल, या 0.2 तुल्यांक
प्रति लीटर, नोट कर लो। 0.2 तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, चलो लिखो। दो भिन्न भिन्न, हाँ, दो भिन्न भिन्न प्रकार के, क्वेश्चन ही टॉपिक है भाई। दो भिन्न भिन्न प्रकार के विलयनों को मिलाने पर, तुम सोए नहीं हो कल क्या? तुम सोए हो? मेरे को लगा शादी में फंसे रहे क्या? अनमने से लग रहे हो, अनमने से लग रहे हो। हाँ, ऊँघते अनमने बादल। ठीक है, लिखो लिखो। दो भिन्न भिन्न मात्राओं के विलयनों को मिलाने पर विलयन की परिणामी मोलरता, विलयन की परिणामी मोलरता। भैया दो अलग अलग विलयन हैं और दो अलग अलग विलयन को मिलाएंगे और दो अलग अलग विलयन को मिलाने के बाद हम क्या निकालेंगे? परिणामी मोलरता। ठीक है भैया, चलो आओ देखो। ये मेरे पास है बेटा विलयन ए और ये मेरे पास है विलयन बी। शुरुआत में इसकी मोलरता मान लो N1। कितनी है मोलरता? N1 इसकी मोलरता है। M1 ले लो, M1 कैपिटल M1। क्या ले लिया? M1। मोलरता M1 है। आयतन कितना है बेटा? और इसकी मोलरता कितनी है? आयतन कितना है? अच्छा, परिणामी मोलरता निकालना है तो सबसे पहले देखो बेटा क्या होगा। अगर मैं कहूँगा मोलरता बराबर नंबर ऑफ मोल बटे आयतन, बोलो हाँ। इसकी मोलरता कितनी है? आयतन कितना है? नंबर ऑफ मोल कितना मान लूँ? N1। तो N1 बराबर कितना निकलेगा? नंबर ऑफ मोल M1 और कितना V1, बोलो हाँ। इस वाले में देखो मोलरता कितनी, नंबर ऑफ मोल कितने, मोलों की संख्या N2, आयतन कितना, तो मोलों की संख्या बराबर M2 इंटू V2, हाँ या ना? आ गया। अब दोनों को मिला दिया, बोलो हाँ। दोनों को मिला देने पर अब निकालनी है परिणामी मोलरता, M रिजल्ट, रिजल्ट मतलब परिणामी, हाँ या ना? हाँ, क्या लगेगा? M बराबर मोल बटे आयतन, मोल बटे कुल मोल कुल आयतन। तो बेटा अब V1 आयतन V2 से जुड़ गया तो टोटल आयतन V1 प्लस और टोटल मोल N1 प्लस, बोलो हाँ। N1 बराबर क्या है? M1 V1 और N2 बराबर क्या है? M2 अपॉन क्या? V1 प्लस V2। आ गया? आ गया नहीं है? नोट छाप लो, छापो। क्या दिक्कत है? बातें करो ना, समझ में है क्या नहीं आ रहा? पूछो मेरे से। एकदम सिंपल तो कॉन्सेप्ट है यार। इसकी मोलरता दी थी, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। इसकी मोलरता दी थी, इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। नंबर ऑफ मोल मतलब मोलों की संख्या, हाँ या ना? कुल आयतन हो गया V1 प्लस V2 और मोलरता का फॉर्मूला लगा दिया। चले डन। अगला टॉपिक, अगला टॉपिक नहीं है, एक वैसे आता, हाँ मिल गया। मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। सुन लो भैया, मोल प्रभाज क्या होता है। किसी विलयन में कितने घटक होते हैं? 2। विलयन में कितने घटक होते हैं? ये नोट कर लिया। विलयन में 2 घटक होते हैं। कौन कौन से? विलेय और विलायक।
विलेय और विलायक। समझना भैया अच्छे से। ये आपके पास है विलयन, तो विलयन में दो घटक होते हैं। मैंने आपको बताया था बी को अपन मानते हैं विलेय, बोलो हाँ, और ए को क्या मानते हैं? विलायक। ए को बोलते हैं अपन विलायक। तो विलेय के कितने मोल होंगे? कुछ ना कुछ मोल होंगे, हाँ या ना? एन बी। और कुछ मोल विलायक के भी होंगे, एन ए, हाँ या ना? तो कुल घटक कितने हो गए? कुल घटक कितने हो गए? एन ए प्लस एन बी। भैया एन बी घटक विलेय के हैं और एन ए घटक विलायक के हैं। समझ गए ना? तो भैया परिभाषा बनती है मोल प्रभाज की। देखो मतलब यहां पर B के घटक मोल कितने हैं? NB। और A के घटक मोल कितने हैं? Na। समझ गए ना? तो अब अगर आप निकालेंगे मोल प्रभाज, किसका? विलेय का मोल प्रभाज। किसका निकालोगे बेटा? विलेय का। तो विलेय का जो मोल प्रभाज होता है माय डियर, उसको हम बोलते हैं XA। क्या बोलते हैं? XA से मोल प्रभाज को व्यक्त करते हैं। XA बराबर विलेय के मोल बटे कुल मोल। बोलो आया समझ में? भैया विलेय को तो बी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बी होते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा? बी आएगा। आई बात समझ में ना? क्योंकि विलेय को अपन क्या बोलते हैं? बी। अगर मैं बोलूंगा विलायक का मोल प्रभाज, बोलो कितना आएगा? XA बराबर NA अपॉन NA प्लस कितना? समझ में आया? ये बन गया विलायक का मोल प्रभाज। और अगर कुल मोल प्रभाज निकालना है तो दोनों को जोड़ दो। बोलो आंसर कितना आएगा? 1। कितना आंसर आएगा? 1। दोनों को जोड़ करके देख लो। XA प्लस XB विलेय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज, ये कितना आएगा? NA अपॉन NA प्लस NB प्लस NB अपॉन NA प्लस NB। हाँ जी, दोनों को जोड़ दिया, दोनों का भाग एलसीएम लो, लघुत्तम क्या आएगा? NA प्लस NB, NA प्लस कितना? NB। दोनों क्या हो गए? आंसर कितना? 1। मतलब XA प्लस XB बराबर कितना? 1। समझ में आया? अब आपको यदि एक का मोल प्रभाज दिया है तो दूसरे का निकाल सकते हो। अगर XA निकालना है तो क्या बनेगा? 1 माइनस XB, और XB निकालना है तो क्या? 1 माइनस XA। नोट कर लें, पूरा का पूरा ये कहलाता है मोल प्रभाज। पंडित जी समझ में कुछ नहीं आया क्या? आ गया ना? ठीक है ना? तो एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। तो विलयन के मोल प्रभाज की परिभाषा यदि मैं बोलूं, मोल प्रभाज बराबर एक घटक के मोलों की संख्या अपॉन विलयन के कुल, विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोल की संख्या, मोलों की संख्या। ठीक है ना? विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या। पर हुआ जी आज आपको नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। ठीक है ना? तो समझने पर जोर रखिए, मैं आपसे बारंबार कह रहा हूं, है ना? पहले समझ में आ जाए तो लिख आप स्वयं से लोगे। परिभाषा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों, कल ये क्वेश्चन करा दिया था क्या 0.1 मोलर Na2CO3 वाले को? 0.1 मोलर Na2CO3 करा दिया ना? चलो ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हो गए हैं पहली शीट के। पहली शीट के 10 पेज यहाँ पे समाप्त होते हैं। बहुत बढ़िया।
तो मोल प्रभाज का सूत्र बहुत सिंपल है, एक घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित कुल घटकों के मोलों की संख्या, दोनों को जोड़ दो, मूल प्रभाज आ जाएगा। विलय का निकालना हो तो NB ऊपर, Na प्लस NB नीचे, विलायक का निकालना हो तो Na ऊपर, Na प्लस NB नीचे, खेल खत्म। ठीक है ना। तो इस तरीके से मोल प्रभाज। तो भैया पहला टॉपिक ये हो गया आपका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का। कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मतलब सांद्रता की इकाइयाँ, सांद्रता की इकाई का पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद अगला पार्ट कल से शुरू करेंगे जिसका नाम रहेगा राउल्ट का नियम इत्यादि पढ़ेंगे अपन। ठीक है ना। ये सांद्रता पूरी हो गई, मतलब अपन को विलयन को तौलना, नापना, उसकी इकाई वगैरह समझ में आ गया। अब इनका इस्तेमाल होगा, हालांकि इसमें से भी आपका एक 3 नंबर का प्रश्न आ जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट इसका कल से चलेगा। धन्यवाद।